खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अगर दिल्ली ने 1987 की तरह कश्मीर की आवाम के वोट पर डाका डाला और पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे और कश्मीर में फिर दूसरे सलाहुद्दीन और यासीन मलिक पैदा होंगे। सैयद सलाहुद्दीन कोई और नहीं, पाकिस्तान में बैठा वो दहशतगर्द है जो हजारों कश्मीरियों के कत्ल का मुजरिम है। और ये बातें कही हैं अब से थोड़े दिनों पहले तक जम्मू कश्मीर की सीएम रही महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने देश को यह धमकी देकर सबको चौंका दिया। इतनी बड़ी नेता आखिर किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्द पैदा करने की धमकी भला कैसे दे सकती हैं? देश महबूबा के बोल पर हैरान है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पीडीपी के खेमे में इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के बागियों की मदद से सरकार बनाकर राज्य में एक हिंदू सीएम बनाना चाहती है। हालांकि ऑफिशियली इस खबर को कोई मान नहीं रहा है, पर महबूबा के ताजा बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर महबूबा सेंटर को धमकी दे रही हैं तो इसका यह मतलब है कि वो हताश हो गई। उमर के मुताबिक पीडीपी के टूटने से कोई नया आतंकी नहीं बनेगा और लोग उस पार्टी के खत्म होने पर शोक नहीं मनाएंगे जिसकी पैदाइश दिल्ली में कश्मीरियों के वोटों को बांटने के लिए हुई। लेकिन कश्मीर और देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सत्ता से बाहर होने के बाद दहशतगर्द पैदा करने की धमकी क्यों दे रही है महबूबा मुफ्ती। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महबूबा की मोदी हुकूमत को धमकी। दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा पीडीपी को तोड़ने की कोशिश न करे। दिल्ली के बगैर कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकती है। मरकजी हुकूमत ने जोड़ तोड़ की तो कई सलाहुद्दीन होंगे पैदा। अगर इस किस्म की कोई तोड़ फोड़ की कोशिश की गई, जिस तरह 87 में एक सलाहुद्दीन एक यासीन मलिक ने जन्म लिया। कश्मीर में दहशतगर्द पैदा होने की धमकी क्यों दे रही है महबूबा? मरकजी हुकूमत ने अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की या फिर जोड़ तोड़ की तो सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे चेहरे फिर सामने आ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी के इत्तेहादी साबिक अलहदगी पसंद सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीडीपी में सियासी कंट्रोल करके बागी मेंबरान असेंबली की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि वहीं पीडीपी के खेमे में सेंध लगने के आसार को महबूबा मुफ्ती ने भांप लिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी के चंद अरकान की नाराजगी पार्टी का अंदरूनी मसला है। मगर अगर दिल्ली ने 27 की तरह, जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़ फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाहुद्दीन एक यासीन मलिक ने जन्म लिया तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा। रियासती बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की है। रविंदर रैना ने कहा कि मरकजी हुकूमत जोड़ तोड़ का नहीं बल्कि मोहब्बत की बात करती है। वहीं रियासती कांग्रेस के सदर जी अमीर ने कहा कि उनकी पार्टी के अरकान मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली किसी भी प्रकार से किसी को तोड़ने की साजिश नहीं करता है। हाँ, हमारी कोशिश जोड़ने की होती है। आज वो दिल्ली या अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगी, मगर हमारे नज़र से महबूबा मुफ्ती, उसकी पार्टी, उसकी जमात बजाय खुद जिम्मेवार है इस रियासत में ये हालात पैदा होने के लिए। बागी रहनुमा इमरान अंसारी ने 2 रोज कबल अलहदा मोर्चा बनाने का मुतालबा किया था। वहीं आज इमरान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती हुकूमत को चलाने में नाकाम रही है। हम चुनिंदा लोग हैं, हमारे पास वोट बेस है। महबूबा जी सिर्फ उस दिल्ली को जानती हैं जिनसे इन्होंने ये काम शायद करवाए हैं। मैं ये ओपनली कहता हूँ। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए 44 असेंबली मेंबरान की हिमायत जरूरी है। वहीं जादुई आंकड़ा किसी भी पार्टी के पास नहीं। पीडीपी के पास 28 एमएलए तो वहीं बीजेपी के पास 25 एमएलए हैं, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबरान असेंबली और लद्दाख के एक रुकन असेंबली की हिमायत बीजेपी को हासिल है। ऐसे में बीजेपी की हुकूमत कश्मीर में बन सकती है और ये इशारा महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को धमकी देकर दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत से बाहर होते ही कश्मीर में दहशतगर्द पैदा होने का डर महबूबा मुफ्ती को सताने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दहशतगर्द पैदा होने की ये धमकी, आखिर इसका सबब क्या है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज तनवीर सादिक साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। प्रेम शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर सादिक साहब थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। वेद महाजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज पीडीपी की तरफ से जिम्मा संभालेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के।
कपिल काक साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। साथ ही साथ इफ्तिकार मिस्कर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। और राकेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर को बखूबी समझते हैं। लेकिन पहला सवाल वेद महाजन साहब आपसे, इस धमकी का क्या मतलब निकाले सरदेश, जिसमें आप यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई तो कश्मीर में फिर से सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोग पैदा होंगे। यह तो सीधे सीधे देश के खिलाफ धमकी है। आपकी पार्टी टूट रही है, नहीं टूट रही है, इससे आवाम का कोई वास्ता नहीं है। आपकी पार्टी को संभालना आपकी पार्टी के नेताओं का काम है, लेकिन इस धमकी का क्या मतलब? बात यह है कि महबूबा जी ने कोई धमकी नहीं दी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए वेरी सेंसिटिव स्टेट और ये दूसरे हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर नहीं है। लेकिन जो इतिहास से हमने सीखा है, जो इतिहास से बहुत सी चीज़ों का खुलासा हुआ है, उसके बुनियाद पे महबूबा जी ने ये बात कह दी। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सैयद सलाउद्दीन क्यों बना, क्या ऐसे हालात बने। 1987 में जब असम्बली के चुनाव हुए, उसमें मैं भी एक कांग्रेस की उम्मीदवार की हैसियत से मैं भी जम्मू से इलेक्शन लड़ा और सैयद सलाउद्दीन उस समय कश्मीर से कांग्रेस ने पहले उसको टिकट दिया और उसके बाद जब कांग्रेस ने उसका मैंडेट विड्रा किया तो उसके बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से वो कश्मीर से वो उम्मीदवार बना। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कैसे हालात बने, कैसे वोटों की चोरी हुई और कैसे उसके मुकाबले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे उसको किस तरह से जिताया गया। ये चीज़ें आपके सामने हैं और उससे कैसे हालात बने, कैसे गन कल्चर शुरू हुआ, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और इसी के लाज से सैयद सलाउद्दीन पैदा हुआ। इसलिए महबूबा जी का ये जो कहना है कि ऐसे सलाउद्दीन पैदा नहीं होने चाहिए, यही बात उन्होंने इसी नजरिए से बात की। सैयद सलाउद्दीन से कोई बात मैं हमदर्दी इस तो नहीं है मौके पे आपको कहना ना? चाहता हूँ 1987 बता रहे हैं उसके साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई। नहीं, कोई हमदर्दी वाली क्या बात हुआ नहीं वो है। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम सैयद सलाउद्दीन को समझने की कोशिश करेंगे तो। नाइंसाफी नेशनल नाइंसाफी बहुत सारे लोगों के साथ होती है सर इस देश में, लेकिन हर कोई हथियार नहीं उठा देता, ये इतिहास, हर कोई नौजवानों को भड़काने नहीं लगता, हर कोई दहशतगर्दी के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ जाता। आप अगर ये कहेंगे महाजन साहब, सुनिए मेरी बात, आप अगर ये कहेंगे किया है, आप अगर ये कहेंगे कि कश्मीर की धरती पर सलाउद्दीन पैदा होंगे तो ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं या क्या है ये तो बताइए। नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं है। ये इतिहास से सबक सीखना चाहिए हमें कि दोबारा वैसा सलाउद्दीन वहां पे पैदा नहीं होना चाहिए। इसी मकसद से महबूबा जी ने तो यही कह देते ना, ये बात कह दी, यही कह देते। सुनिए मेरी आप बात, तो कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई तो सैयद सलाउद्दीन और यासीन मलिक पैदा होंगे। आप सुनना ही नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि आप पूरा सुनना भी चाहते हैं। बोलिए आप भी को सुन रहा हूं। 1987 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी चुनाव हुए, लोगों को भरोसा नहीं था वोट की राजनीति पे। ये आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जितने भी इलेक्शन हुए, लोगों को ये रहता था कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर वहां पे इलेक्शन नहीं हुए। और यही कारण था कि जब 2002 में इलेक्शन हुए, 2002 में इलेक्शनों से पहले जो पीडीपी के सदर थे उस समय मुफ्ती साहब, और पीडीपी के जो पैटर्न थे मुफ्ती साहब, वो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे उससे मिले और उन्होंने वाजपेयी साहब को ये बात कह दी कि वाजपेयी साहब अगर ये चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमन हो, लोगों को वोट की राजनीति पे भरोसा हो, तो ये चीजें आप हजारों करोड़ रुपया भी खर्च कर दे तो ये भरोसा नहीं दे सकते। लेकिन आपको उसके लिए एक बात करना पड़ेगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये 2002 के आने वाले असेंबली के चुनाव है, उसमें आप ये वायदा करिए कि आने वाले इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे। और इसकी जिंदा मिसाल आपने देखी कि वाजपेयी साहब ने, ठीक है, नहीं तो आप धमकाएंगे, के दिन नहीं तो पीडीपी धमकाएगी, भाषण किया दे। ठीक है, प्रेम शुक्ला साहब, अगर देखिए, ठीक है, सुन लिया सर, सुन लिया, आप भी दूसरे लोगों की सुन लीजिए, और भी लोग बैठे हुए हैं जी। नहीं, आपने, ठीक है, मुझे नहीं लगता, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूं, इतिहास से सबक सीखने की गुजारिश करना और है और धमकाना और है।
वेद महाजन साहब सुनिए, अब सुनिए, आपके अलाई रहे हैं अभी थोड़े दिनों पहले तक बीजेपी 2002 में जब के वाजपेयी लीडर साहब ने प्रेम कहा, शुक्ला साहब हैं हमारे साथ। सुनिए प्रेम शुक्ला साहब, बात यह भी हो रही है कि दरअसल ये जो बेमेल गठबंधन था बीजेपी और पीडीपी का, इसकी कीमत जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुकाई 3 साल तक, जब तक आप लोग सत्ता में रहे, और अब फिर चुका रहे हैं, क्योंकि अब तो धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि आप लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पीडीपी को, और अगर टूट गई पीडीपी तब तो फिर तो सलाउद्दीन पैदा होंगे, यासीन मलिक पैदा होंगे। समीर भाई अब मुझे लगता है कि महाजन साहब मुझे सुनेंगे जी, और मुझे आप अवसर देंगे कि मैं अपनी बात रख सकूं। महाजन साहब अपनी बात रख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय महाजन जी, आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं मेरी बात शुरू करूं। आपको फिर अवसर देंगे समीर भाई, आप इतने आतुर ना हो, आपको अवसर फिर मिलेगा। बनाएंगे ये बातें तो सामने महाजन साहब फिर अवसर मिलेगा आपको। मुझे लगता है वो मेरी आवाज तब जाएगी जब उनकी आवाज बंद होगी। समीर भाई मुझे अवसर बातों से आप कैसे, एक मिनट समीर भाई, महाजन मौका दें आप। महाजन साहब, आपकी बात हो गई, हमने तसल्ली से सुन ली, अब दूसरे लोगों की बातें सुन लें हम, प्लीज, आपकी अगर इजाजत हो तो। प्रेम जी बोलिए। सुन लेते, 5 मिनट आपके अकेले सुनेंगे भाई साहब तो कैसे डिबेट चलेगा, फिर आपकी सुनेंगे। जवाब दोबारा आपको दे दूंगा। आप 2-2.5 मिनट बोल चुके हैं जनाब। अब आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं महाजन जी। प्रेम जी बोले। देखिए वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जी 2000 के दशक में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति थी कश्मीर के संदर्भ में इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, और 2015 में भी जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि कश्मीर की घाटी में विजय प्राप्त हुई थी, जनादेश जो है वो पीडीपी को प्राप्त हुआ था, जम्मू का जो जनादेश था भारतीय जनता पार्टी को था। हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग हुआ करती थी एक दूसरे से, फिर भी जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत चलनी चाहिए, इंसानियत चलनी चाहिए, कश्मीरियत को वहां बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए वहां हमने अपने विचारधारा के कुछ मुद्दों को स्थगित करके हमने वहां पीडीपी की सरकार बनाई ताकि वहां जमहूरियत रहे। जमहूरियत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब तक थे तब तक उसमें यथासंभव उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन कालांतर में स्थिति हो गई कि जम्मू एवं कश्मीर में लद्दाख के साथ अन्याय हो रहा है, जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर क्षेत्रीय संतुलन है, जबकि केंद्र की सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को जो फंड दिया वो यूपीए सरकार के दौरान जो फंड था उसका लगभग उसका डबल किया। विकास की योजनाओं के लिए जितना हो सकता था दिया गया। वहां बाढ़ आई तो दिवाली मनाने स्वयं प्रधानमंत्री वहां गए, तो इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज ही एक पीडीपी के आदरणीय विधायक ने यह कहा है कि जब महबूबा साहब के वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे, हमारी पार्टी एक खानदान थी, और जब से महबूबा आ गई हैं तब से एक खानदान पार्टी हो गई है। अब उनकी पार्टी में जमहूरी तौर पर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए हर प्रदेश में संवैधानिक रूप से नहीं प्रेम जी, वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए ना, पीडीपी ये आरोप लगा रही है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ये आरोप लगा रही हैं, वही कह रहा हूं दबे अल्फाजों में कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है पीडीपी को। पूरी बात हो जाने दीजिए, उसी में आ जाएगी बात, उसमें आ जाएगी बात। आज आप शांति सुन ले, वही बात आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनकी पार्टी को तोड़ने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर रही है। अब वो अपनी पार्टी को स्वयं नहीं संभाल पा रही है। जिस व्यक्ति ने एजेंडा ऑफ अलायंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, द्राबू साहब, वो आज कहां खड़े हैं? उनकी पार्टी में सारे लोग बगावत कर, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी में किसी प्रकार से कोई उनके विरोध में बोले नहीं। क्या इस तरह की तानाशाही का रवैया अपना सकती है क्या? हम तो लोग जमहूरियत के तहत ही काम करेंगे, कश्मीरियत के तहत ही काम करेंगे। अब उनकी पार्टी में उनके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। देखिए हरियाणा में एक पूरी की पूरी पार्टी दूसरी पार्टी बन गई, अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी पार्टी दूसरी पार्टी में विधायक दल शिफ्ट हो गया। वहां पर किसी ने आतंकवाद की बात नहीं की। आप जो है मुख्यमंत्री रही हैं, आपके रोल मॉडल सलाहुद्दीन हो जाएंगे, आपके रोल मॉडल यासीन मलिक हो जाएंगे, आपका रोल मॉडल आप कहें कि हमारे मुफ्ती साहब रोल मॉडल रहेंगे, आप शेख अब्दुल्ला को रोल मॉडल मान लीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप सलाहुद्दीन को रोल मॉडल मानेंगे और धमकी देंगी, और उस धमकी का ये जो लाभ है, अगर नैतिक तौर पर किसी को इसका लाभ मिलने की स्थिति कोई भी जरा सी भी गुंजाइश है तो आतंकवादियों को है
कि देखिए इस तरह से वहां पर ठीक है। जमहूरी जो प्रक्रिया है वो नहीं चली, जबकि जमहूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी जो है कटौती नहीं है, पूरी प्रक्रिया है। उस बिल्कुल प्रक्रिया के खिलाफ बिल्कुल। आप तनवीर खड़ी हो सादिक रही साहब हैं। जुड़ गए हमारे आप साथ, एक प्रेम खानदान शुक्ला के जी, हितों के लिए, तनवीर सादिक पार्टी साहब के जुड़ गए। हितों को, तनवीर सादिक कश्मीर साहब, के हितों आप को श्रीनगर में खत्म मौजूद हैं, जो आशंका जता रही हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या आपको उसमें दम नजर आता है? क्या आपको लग रहा है कि श्रीनगर में इस तरह की कोशिशें इस वक्त चल रही हैं कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और इस धमकी का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए समीर, दो तीन चीजें हैं इसमें। मैं जब दोगलापन कहता हूं महबूबा जी की इन बातों को, तो दोगलापन भाजपा की तरफ से भी है। जहां तक महबूबा जी की बात है, जब वो ये कहती हैं कि जी मिलिटेंसी बढ़ जाएगी अगर आप पीडीपी को तोड़ेंगे, तो मैं आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहता हूं कि इनफैक्ट लोग खुश हो जाएंगे अगर पीडीपी बिखर जाती है। बट जहां तक उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसमें उसको ब्लेम करना सेंटर को, वो गलत है। प्रॉब्लम यहां आती है जब आप 3.5 वर्षों को एक साथ हुकूमत चलाते। देखिए नहीं, लोग खुश हो जाएंगे जब ये भाजपा और पीडीपी का गठबंधन टूट गया, तो आप भरोसा नहीं करेंगे सोपोर जैसे गांव में पटाखे फोड़े गए इनके जाने से। मेरा मकसद ये है कि जहां तक लोगों का, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, सब लोग गवर्नर साहब के पास गए और कहा कि साहब डिसोल्यूशन कीजिए, क्योंकि कोई भी पार्टी हुकूमत बनाना नहीं चाहती है। तो मुझे ये समझाइए कि आज एमएलए ना तो अपना सीडीएफ कर जा सकता है, ना तो कोई काम कर सकता है, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आपने ये सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों रखी है। उससे ये जाहिर होता है कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, और उस खिचड़ी पकने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो फिर से एलिनेट होंगे। आप जम्मू कश्मीर को एक नॉर्मल स्टेट मत समझिए, इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत नहीं बन सकती, तो मुझे लगता है डिसोल्यूशन, और वो एक मैटर है। दूसरा मैटर ये कि आप समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे पीडीपी और बीजेपी की बात है, वो आपस में चले, आज दोनों एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब से पीडीपी और बीजेपी साथ में आई है, तब से ही मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो ऊपर हो गया है। इसका मतलब है 3.5-4 साल पहले जब हम लोग थे, तब कुछ शायद सही था, अगर नहीं था तो शायद इन लोगों ने कोई गलत किया। इसलिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जब तक आप इस वक्त डिसोल्यूशन नहीं करते हैं, और जब तक आप थोड़ा गवर्नर रूल को साल भर देते हैं, थोड़ा कूल हो जाए टेम्पर्स, लोग थोड़े से खुश हो जाएं कि कुछ हो रहा है, उसके बाद इलेक्शन कराएं, वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में जब आप ऐसी बात करते हैं कि आप हुकूमत बनाते हैं, या आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि इसके पीछे कुछ हाथ तो है, ये जो 5-6 लोग इधर उधर घूम रहे हैं। इसीलिए उस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले यह है कि डिसोल्यूशन कराइए, सब जो जितने भी र्यूमर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी आ जाए, उसके बाद फिर आगे जाके इलेक्शन कराइए और एक डेमोक्रेटिक सेटअप सामने आ जाए। राकेश कपूर साहब, यानी जिस बात का जिक्र तनवीर सादिक भी कर रहे हैं, खतरा तो है, यानी कहीं ना कहीं डोरे डाले तो जा रहे हैं। पीडीपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश तो हो रही है, सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसको आप दूसरे अल्फाजों में भी तो कह सकते हैं, बिना डराए बिना धमकाए भी तो ये बातें कही जा सकती हैं। देखिए मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने जो ये बात कही है जी, इसका सीधा मतलब ये होता है, अगर इसका सियासी मतलब हम निकालें जी, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पैरों की सियासी जमीन, राजनीतिक भूमि खिसक रही है। फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि उनकी सियासी जमीन निकल रही है। पिछले 3.5-4 साल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसे देखते हुए ये अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या नाम है, तनवीर सादिक साहब, तनवीर सादिक साहब, इनका ये कहना सही है कि इस दौरान जो है वो आतंकवाद बढ़ा है। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की जब सरकार बनी थी, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी, सूबे के हल्के में भी इसे एक प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट माना गया था। बिल्कुल था ये एक्सपेरिमेंट कि ये एक राष्ट्रीय दल और ऐसा दल जिसके जम्मू कश्मीर के बारे में अपने जो है बड़े सख्त विचार हैं, उनका अपना अलग नजरिया है, जो कहते हैं कि धारा 370 खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी जब एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन बनाती है जो कहती है कि हम ऑटोनॉमी में तो यकीन नहीं करते, लेकिन हम सेल्फ रूल में यकीन रखते हैं, ये मुफ्ती साहब का तो यही तो प्लैंक था जब पीडीपी का इतिहास कोई बहुत पुराना भी नहीं है जी, अभी 90 के दशक की बनी हुई पार्टी है। तो हमें सिर्फ ये बात जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात का जो लब्बे लबाब है ये है जी कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान ये बताता है
कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी ठीक है और वो फ्रस्ट्रेशन। ठीक है सर। कपिल काक साहब हमारे साथ हैं। काक साहब, आपको लगता है, आप कश्मीर को बखूबी समझते हैं, वहीं से आते हैं, आपने एयरफोर्स में सर्व किया, 1971 की वॉर लड़ी, क्या आपको लगता है जो 87 के बाद जो हालात पैदा हुए थे, 90s में जो दौर देखा है कश्मीर में, उसकी तरफ ले जाने की धमकी देना, क्या वाकई ऐसे कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, या सिर्फ ये सियासी बयान है जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है ताकि ऐसी कोई जरूरत ना करे कि हमारी पार्टी को ना तोड़ा जाए? समीर साहब, मैं आपके सामने कुछ मुद्दे पेश करना चाहता हूँ। ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है। हम 1990 के दौर पे जा रहे हैं और इस दौर के काफी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने ये करवाया है। पहली बात तो ये है कि सन 53 से जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया, 87 तक जो भी तारीखी हालात हुए हैं जी, आपने रेजीम्स को पपेटाइज किया। हाँ। चीफ मिनिस्टर यहाँ बना और उसको बोला कि आप चीफ मिनिस्टरशिप संभालिए। मरकजी सरकार ने, ये सरकारें काफी सरकार नेहरू के टाइम पे हुआ है, कांग्रेस में हुआ है, बाकी सरकारें आई। तो हुआ क्या है, जो आपने 4 पीढ़ियों की, जो आज के नौजवान हैं, उनके जो दिल में एक विक्टिमहुड है, ग्रीवेंस है, नफरत है। हाँ। वो नफरत आपको क्या दिखाता है? तशद्दुद, वो आपको दिखाता है दहशतगर्दी, वो आपको दिखाता है खून खराबा, और इसका आप नतीजा आपके सामने है। हाँ। अगर आप इसको ढंग से नहीं संभालते हैं, मैं आपको मतलब मरकजी सरकार, मरकजी पार्टियां जो हैं, अगर वो ढंग से नहीं संभालते, अगर एक रणनीति नहीं है, कश्मीर को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, अमन का रास्ता कैसे निभाएंगे, तब तो आप 90 पे जरूर पहुंचेंगे। 90 से भी बदतर हालात हो जाएंगी। मैं आपके पोडियम पे आज कहता हूं अपने मित्रों के सामने, बहुत बड़ी बात है इसके सामने, इसके आगे भी 2-4 देखिए, जो कोई भी आंकड़े दिखाते हैं आपको, महबूबा सरकार और भाजपा की सरकार के बाद जो भी दहशतगर्दी हुई है या खून खराबा हुआ है या जैसे कहते हैं कि एलियनेशन हुई है, बेगानगी, ये बढ़ती गई है। और वो नौजवानों की बेगानगी जो है, वो आप उनको आंखों में देख सकते हैं। मैं हर महीने कश्मीर जाता हूँ, उनकी आंखों में देखिए, मिलता हूँ उनको, वो आंखों में दिखाते हैं कि पहले विक्टिमहुड था, ग्रीवेंस थी, अब बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज है, नफरत। क्या उस नफरत को हटाएंगे? वो नफरत आपकी बुनियादी मुश्किलात है। बिल्कुल। ये तनवीर साहब से पूछे, उनकी पार्टी को, शेख अब्दुल्ला को किसने डिसमिस किया? फारूक अब्दुल्ला को 84 में किसने डिसमिस किया? वो क्या इंटरनल मामला था? सब यहाँ कह रहे हैं कि वो जी पार्टी की इंटरनल मामला है। महबूबा मुफ्ती की धमकी बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। उसमें इफ्तिखार मिसगर साहब, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि ये जो धमकी है ये बेबुनियाद नहीं है? और वाकई जिस तरह से ये जिक्र हो रहा है, हालांकि ऑफिशियली बार बार डिनाई किया जा रहा है कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन दरअसल ग्राउंड पर ऐसा हो रहा है। देखिए समीर साहब, जहां तक यहाँ के सियासी मंजरनामे का हाल है, उसका जो तकाजा है, मैं अपने लिहाज से ये कहना चाहूँगा कि जहां आज ये महबूबा मुफ्ती के इस बयान पे जो आज हर जगह ये डिस्कशंस और ये चल रहा है, बहस चल रही है अभी कश्मीर के हर कॉर्नर पे, तो इसका जो कश्मीर डिस्प्यूट का मसला है, जो आज से नहीं 1971 से जो ये बात चल रही है, इसका मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ की हुकूमत का। 2 पहलू है। एक तो देखिए, अगर आप 1984 की बात देखेंगे तो 1984 में हमारे एक कश्मीर के लीडर को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। तब भी मसला कश्मीर का स्टैंड था, आज भी कश्मीर का मसला स्टैंड है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जैसे हमारे ये यहाँ पे अभी जो ये थे आर्मी के ऑफिसर साहब, जैसे इन्होंने बराबर बोला कि एक इंटेंसिटी बढ़ गई, जितना बिट्रेयल हुआ, जो दिल्ली ने यहाँ पे बिट्रेयल किया, जो दिल्ली ने यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे अभी तक उन्होंने, उनकी वजह से जो ये हालात बने कि एक को उठा के फिर उसको गिरा दिया, दूसरे को उठा के तीसरे को गिरा दिया। लेकिन आज की डेट की जो हालात है,
जो पीडीपी हुकूमत बनने के बाद हालात बनी, वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक इनके हाथ से अब निकल गई है। आज की डेट में पीडीपी के जाने से या किसी और के आने से मुझे नहीं लगता है कि जमीनी हकाइक अब तब्दील हो सकती है, तब तक जब तक कश्मीर के बेसिक मुद्दे पे एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि पिछले 3 साल में हालात बहुत बदले और भरोसा कम हुआ है। कश्मीर का कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए भरोसा कम हुआ है। इसकी क्या वजह रही प्रेम शुक्ला साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ठीक है मिसगर साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। तो आखिरकार दहशतगर्द पैदा होने की महबूबा मुफ्ती की इस धमकी का मतलब क्या है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ब्रेक से पहले आपने कपिल काक साहब को सुना, इफ्तिकार मिसगर साहब को सुना। बात यही हो रही है कि पिछले 3 सालों में कश्मीरियों का भरोसा दिल्ली के लिए और कम हुआ है, और अपने आप में यह बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा पड़ोसी नापाक मुल्क पाकिस्तान तैयार बैठा है, उसके हाथ में हम कहीं ना कहीं हथियार देंगे। ऐसी नौबत क्यों आई? और एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो महबूबा मुफ्ती धमकी दे रही हैं, वो खतरा जो है वो बेमानी नहीं है, ऐसा मुमकिन हो सकता है। यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को के हाथ में यह बहुत बहुत मुश्किल वक्त है। समझाना होगा आपको भरोसा जीतना होगा। मानते हैं आप इसको? निश्चित है कि वहां पर जो है कश्मीर में जमहूरियत जितनी सशक्त होगी, कश्मीर का जितना विकास होगा, वहां जितनी इंसानियत मजबूत होगी, उतनी वहां यजीदियत मारी जाएगी। जो शैतान शक्तियां हैं, जो फर्जी इस्लाम के, जो इस्लाम नहीं है और एक फर्जी उसका वर्जन लाकर जिस तरह वहां पर जो है आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, उसको शक्ति देनी पड़ेगी, आवश्यक है। और कश्मीर मसला जो है वो पॉलिटिकल मसला है, उसमें आप डेवलपमेंट मत घसीटिए, उसमें आप कोई सियासत मत घसीटिए। कश्मीर मसला जो है वो पॉलिटिकल नेचर का है, और जब तक दिल्ली कश्मीर मसले को एड्रेस नहीं करेगी तब तक कोई हल नहीं होगा, भले आप कितनी डेवलपमेंट करें, भले आप कितना ही पैसा भेजे यहाँ पे, जब तक बेसिक प्राइम मुद्दे को एड्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है कश्मीर मसले का ये नहीं, ठीक है, मैं उसका जवाब तो सुन ले हजरत। ठीक है जनाब, उसका जवाब तो सुन ले जनाब, मेरी बात पूरी हो जाने दे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आपका जवाब पूरा हो जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। आपका जो प्रश्न है उचित है, उसका उत्तर देता हूं। इसमें कोई मजहब का नहीं है। कश्मीर 1987 कश्मीर के वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं है, उसमें इस्लामिक नहीं, पाकिस्तान ने इस्लाम का गलत वर्जन पाकिस्तान इज द पार्टी टू द डिस्प्यूट। पाकिस्तान, इंडिया एंड कश्मीर इज द पार्टी टू द डिस्प्यूट। मेरी बात सुनेंगे मिसगर साहब तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप कुतर्क करके इस बहस में जो है कुछ समृद्धि नहीं लाएंगे ना। आप मेरे प्रश्न, मेरा उत्तर सुन तो लीजिए, फिर आप प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र। आधा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है। नहीं ठीक है, पाकिस्तान उसके पास तो कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसका हिस्सा होना ही जो है समस्या का जड़ है। नहीं, वो उसका डिस्प्यूट में आना ही ये डिस्प्यूट शुरू करना है ना, बाकी तो डिस्प्यूट है ही नहीं कश्मीर। तो कृपा करके उसको सुन लीजिए। इसी बात पे तो बढ़ गई, इसी बात पे तो 1900 बीच में मत बोलिए प्लीज, उस स्थिति को सुन भी लिया कीजिए। इसी बात पे ऐसे डिस्टर्बेंस होता है, बात अधूरी रह जाती है। प्लीज समझे थोड़ा सा। दरख्वास्त समीर अब्बास से मैं आपके सवाल का जवाब दूं या मिसगर साहब को जो है सुनो? आप मुझे बता दें, शुक्ला जी आप मेरे सवाल का जवाब दें। जी बोलिए। मिसगर साहब को एक आध घंटा बुलवा लीजिए, फिर मैं 2-4 मिनट बोल लूं। मैं वही देना चाह रहा हूं समीर भाई। वहां की जो आज की राजनीतिक स्थिति, जैसा कपिल काक साहब ने भी जिक्र किया, मैं उससे आंशिक रूप से सहमत भी हूं। 1987 के बाद की स्थिति जो बनी है, 1984 जिसकी बुनियाद है, 1984 में जम्मू एवं कश्मीर में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार होती थी, जब आदरणीय राजीव गांधी जी की सरकार में महबूबा के वालिद साहब मुफ्ती साहब वहां पर्यटन मंत्री हुआ करते थे, आपको ध्यान होगा फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराने और वहां अस्थिरता फैलाने का जो पहला कदम था, उसमें भी मुफ्ती साहब शामिल थे। 1987 के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ आगे, फिर आगे कहानियां हैं। 99 के बाद वो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात पर आए। अब आपको जो है कश्मीर में हमको केंद्र ने करना क्या चाहिए? तो वहां जो है विकास लाए और आतंकवाद को समाप्त करे, वहां के लोगों का विश्वास जीते। ये 3 ही उसके तरीके हैं। इसी तरीके के कारण हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय हमारी जो नीतियां रही, वही हम अनुच्छेद 370 पर हमारी अपनी नीति रही।
हम उन नीतियों को भी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर वहां पर जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत स्थापित हो, इसके लिए हमने अपना जो हित, राष्ट्रीय हित, हमारे अन्य राज्यों में जो राजनीतिक हित है, उसको भी हमने कुछ देर के लिए स्थगित किया और यहाँ पर सरकार की प्रक्रिया दी और वहां विकास के लिए यथासंभव जितना हमसे हो सकता था दिया और पूरी तरह से। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, हालात दिन ब दिन खराब होते जाते रहे। कह रही थी हालात तो दिन ब दिन खराब हो रहे थे ना। पिछले 3 सालों में क्या कुछ हुआ ये सब हमने देखा। पूरी हो जाएगी। किस तरह से घुसपैठ बढ़ी, किस तरह से हमारे जवानों की जिंदगियां गई, किस तरह से कश्मीरियों की जान गई, वो तो हमने देखा। फिर भी आप लोग सत्ता में बने रहे। नहीं, सुन लीजिए समीर भाई, सुन लीजिए। नहीं, समीर भाई सुन लीजिए, उसी बात का उत्तर ले लीजिए। 2009 से ही लगातार घुसपैठ की गतिविधियों में वृद्धि हुई। 2011 से हालात बिगड़ने शुरू हुए। 2015 में भी हम चाहते थे कि वहां, जैसे अगर हम सरकार को समर्थन नहीं देते तो सारे लोग आरोप लगाते हैं कि वहां जमहूरी प्रक्रिया नहीं चल रही है, वहां पर हॉस्टाइल है दिल्ली, इसलिए वहां पर कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं। हमने वहां पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिया, हमने वहां पर विकास की बात की। हमने कहा कि अगर भारतीय संप्रभुता की दृष्टि से हुर्रियत बात करने आना चाहे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। यदि पाकिस्तान गन की पॉलिटिक्स निर्यात करना, वहां से आतंकवाद बंद कर दे, हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम सब चीजों पे तैयार रहे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि आपने विकास को गति नहीं दी, आपने असंतुलन किया और आपने आतंकवाद को भी अपरोक्ष प्रश्रय दिया। जैसे ही वहां राज्यपाल शासन लगाया, आज स्थिति यह है कि राज्यपाल महोदय का बयान है 2 दिन पहले का, उन्होंने कहा कि वहां पंचायत चुनाव कराएंगे। जो 2011 के बाद कश्मीर में पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, जम्मू एवं कश्मीर में हम पंचायत चुनाव कराएंगे। पंचायत चुनाव कराने की स्थिति जैसे ही महबूबा की सरकार जाती है, राज्यपाल शासन आता है, आ रहा है। हम वहां जमहूरियत चाहते थे, राज्यपाल शासन तो 2015 में भी लग सकता था, लेकिन इस स्थिति को बिगाड़ा क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल आप जो है वन अपमैनशिप के लिए जो आप आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे थे, वहां का जो युवक है उसको जो भ्रमित किया जा रहा था, हुर्रियत को आदर्श बताया जा रहा था। सलाहुद्दीन जब आदर्श बनते हैं, बुरहान वानी जब आदर्श बनते हैं, तो वहां पर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। तो उन स्थितियों से निपटना हमारा राष्ट्र के रूप में लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से पता थी ना। आपको पता थी पीडीपी की आइडियोलॉजी क्या है। तनवीर सादिक साहब, अब सारी बातों का ठीकरा क्या अकेले पीडीपी के सिर फोड़ा जा सकता है क्या? महबूबा मुफ्ती के सिर फोड़ा जा सकता है क्या? सादिक साहब जी ठीक है। समीर, मैं इसीलिए बहुत प्यार से सुन रहा था हमारे प्रेम शुक्ला जी की बातों को। 3.5 साल 4 साल के बाद जितनी भी दुनिया की बुराइयां हैं, इनको पीडीपी और महबूबा जी में दिख रही हैं। वो भी मैं हैरान हूं, उनको 1980 याद नहीं थे, 1990 याद नहीं था तब, लेकिन तब जाके एक दूसरे की कस्में खाते थे। एक कहता था कि मोदी जी जैसे कोई स्टेट्समैन नहीं है, दूसरे कहते थे कि महबूबा जी जैसी कोई नेशनलिस्ट नहीं है। बट चलिए, दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। लेकिन इस वक्त जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें यह समझना चाहिए कि देखिए, हम जितनी भी बात करें, देखिए 3.5 साल हुए। पहले मैं सेंटर की बात करता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपना स्वेरिंग इन किया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया, उसके बाद सारी की डिप्लोमेसी हो गई, आपस में एक दूसरे को सारी बांटे गए। प्रॉब्लम यह है कि वैसा कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन कश्मीर को जब देखकर हमने नहीं देखा इन 4 साल में। काश के प्रधानमंत्री ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन करते, लेकिन यहां आके उनने, अगर याद होगा, मुफ्ती साहब को बहुत गंदी तरीके से स्नब किया, कहा कि मुझे कश्मीर के इशू पे कोई सीख नहीं चाहिए। ऐसी चीजें जब जम्मू कश्मीर में आई, उस हिसाब से जब लोगों को लगा, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा कि भाजपा और पीडीपी का आपस में आना लोगों को एक होप बना था कि शायद ये कुछ कह रहे हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा सबसे बड़ा बिट्रेयल हुआ लोगों को, और एक भी चीज कोई नहीं हुई तब से। एक भी अगर आप मुझे इंसिडेंट बताएंगे जहां नई दिल्ली ने कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स या पॉलिटिकल नैरेटिव या कोई पॉलिटिकल स्टेप भी उठाया हो जम्मू कश्मीर के लोगों से, आवाम से, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज या सेपरेटिस्ट से बात करने की, वो चीज जब बढ़ती गई तो एलिनेशन इस लेवल पे गई कि आज एक पीएचडी स्कॉलर जो थर्सडे को मिलिटेंट बना, फ्राइडे और सैटरडे मिलिटेंट था, मंडे को मारा गया, और वो जो स्कॉलर था वो अच्छा खासा नौकरी करता था यूनिवर्सिटी में। अब आप सोचिए, जब ऐसे लोग मिलिटेंसी में आते हैं तो शायद कुछ देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग समवेयर। और अभी भी नई दिल्ली अपने उस डीप वो सोने से, अपनी डीप स्लंबर से उठ नहीं रही है, कोई एक कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठा रही है जिसमें एक पॉलिटिकल कुछ सिस्टम हो। अनफॉर्चुनेटली आज भी वही होगा कि ये लोग कहेंगे जी हम गवर्नर रूल करते हैं, आज भी वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रखेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें होंगी, लोगों को फिर से लगेगा कि नई दिल्ली
फिर से वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और लोग फिर से वही मिसट्रस्ट होगा, एलिनेशन होगी, दिल्ली से दूर होंगे, नफरत होगी और मिलिटेंसी बढ़ेगी। जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत नहीं करेंगे, उनकी जमीनें छोड़े, उनके दिलों के साथ दिल नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो ये चल रहा है उसमें सिर्फ बढ़ावा होगा। और वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये खदशा है कि मिलिटेंसी और लेवल पे आ जाएगी। ठीक है वेद महाजन साहब, ये खतरा हर कोई जता रहा है कि मिलिटेंसी और बढ़ जाएगी। आप उस आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं, ये कहकर कि आने वाले वक्त में और सलाउद्दीन पैदा होंगे, यासीन मलिक पैदा होंगे। आपको समझाने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। आप उस आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। ये बताइए मुझे कि आपको शहीद अयूब पंडित याद नहीं आते, शहीद उमर फैयाज याद नहीं आते? जब एग्जाम्पल आप लोग देते हैं तो सैयद सलाउद्दीन ही याद आता है। यहाँ तो आप पहले आप बोल लीजिए, फिर आप मुझे सुनिए। अगर आपने अपनी सवाल पूरा तो हो जाने दीजिए। आप यहाँ पे आपने बुलाया है, मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही बोल पड़ते हैं आप। पहली बात तो ये है कि आप चलिए आप बोलिए, पहले मैं सुन लेता हूं, फिर मैं जवाब देता हूं। हो गया सर, जवाब दीजिए अब जी। बात यह है कि पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जम्मू एंड कश्मीर एक सियासी मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है और इसको सुलझाया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि दिल्ली की सरकार चाहे वो कोई भी रही है, उसने रियासत जम्मू कश्मीर में हमेशा ट्रायल किए हैं, नए ट्रायल किए हैं, लेकिन हल कोई निकालने की कोशिश यहाँ पे नहीं की। और ये बात सबसे 3 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? पूरे मुल्क में देखिए, पूरे मुल्क में एक बात जा रही है कि डेमोक्रेसी, पूरे मुल्क में आज एक बात जा रही है कि डेमोक्रेसी को खतरा है। वो खतरा किससे है? ये बात समझने वाली है। जैसे ही बीजेपी ने रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार से अपना वो विड्रा किया, सपोर्ट विड्रा किया, और उसके फौरन बाद जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब थे या और कई साहब, ये बात कहना शुरू हो गए थे कि हम रक्षाबंधन के बाद यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में हम एक सरकार बनाने जा रही हैं। उसमें हम जोड़ तोड़ के कुछ पीडीपी से लाएंगे, कुछ कांग्रेस से लाएंगे, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से लाएंगे और एक सरकार हम बनाने वाले हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने देखा पिछले दिनों में कर्नाटका में क्या हुआ, उससे पूरे मुल्क की आंखें जो हैं वो खुल गई हैं। कर्नाटका में किस तरह वोटों की राजनीति पे डाका डाला गया, किस तरह से वो एमएलए की पोचिंग की जा रही थी, गोवा में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न में क्या हुआ, ये सब चीजें आज आपके सामने हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरकार को महाजन साहब वो सारी चीजें सामने है, लेकिन कर्नाटक में, गोवा में एक सेंसिटिव स्टेट है। किसी ने ये बयान तो नहीं दिया ना जब हम कि अगर हमारी पार्टी टूट गई तो सलाउद्दीन पैदा करेंगे। ये बात कहते हैं कि ये फर्क है ना मसला, जब हम ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला हल करने के लिए हमें पाकिस्तान की से बात करनी चाहिए, जितने स्टेक होल्डर हैं उससे बात करनी चाहिए, तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। मुझे बताइए और इसका हल क्या है? हमने 3-4 जंगें भी पाकिस्तान से करके देख ली, शिमला समझौता भी करके देख लिया, कि रिजल्ट क्या है? आज भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। जो भारत के जितने भी हमारे फौजी हैं, जो नौजवान फौजी यहाँ पे आते हैं, जब उसका खून बहता है तो वो बेचारा हमारा फौजी जो कोई राजस्थान से आता है, कोई पंजाब से आता है, वो नौकरी करता है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे आता है, लेकिन जब उसकी डेड बॉडी यहाँ से जाती है तो वो क्या उसका असर जाता है। और इसी की तरह जम्मू कश्मीर का वो नौजवान जिसका, लेकिन वेद महाजन साहब जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार ये सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग ही तो हैं। ये मानते हैं आप सैयद सलाउद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो सैयद कौन जिम्मेदार है इन सारी चीजों पैदा किया? ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, आप मैं कहता हूं वो टेररिस्ट है या नहीं है आपकी नजर में? हालात बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है या उसे हीरो मान रहे हैं आप? वजह से रियासत जम्मू कश्मीर में जो है मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, और जो आप थमने का नाम नहीं ले। महाजन साहब मुझे एक सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। आपकी नजर में सैयद सलाउद्दीन हीरो है कश्मीर के लोगों को, या आपकी नजर में शहीद अयूब पंडित हीरो है, या उमर फयाज हीरो है, या फिर राइफलमैन औरंगजेब हीरो है? हीरो कौन है आपकी नजर में? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार को कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहिए कि जिससे नहीं देंगे जवाब आप पैदा हो, क्योंकि नहीं देंगे जवाब आप। यही का एक आम आदमी था, और आज वो क्या है? आम आदमी था, ये हमारा वो है क्या कि इन चीजों को रोका जाना चाहिए। वो था क्या? मैं नहीं जानना चाहता वो है क्या, ये तो बताइए। जिससे जम्मू कश्मीर में एलिनेशन बढ़े। नहीं, सलाउद्दीन जैसे लोगों के साथ खड़े हैं क्या आप? क्या? हेलो,
नहीं, हम बिल्कुल नहीं आवाज आ रही होगी। लोगों के साथ नहीं खड़े। किसने कहा ये बात? हाँ। महबूबा मुफ्ती ने जो बात हाँ। ये कही है कि ऐसे लोग जो है दोबारा पैदा नहीं होने चाहिए, हमें ऐसे हालात बनाने चाहिए। ये मकसद है कहने का कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। आज यहाँ ओपनली ये चर्चा हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपके चैनल पे सुन रहा था, जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है वो ये बात कह रही थी कि हम रक्षाबंधन के बाद यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं, हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं। ये बात जब आप ओपनली ये बातें कर रहे हैं तो इसमें आंखें कैसे मूंद सकते हैं आप लोग? इसलिए मैं समझता हूं कि आपको दिल्ली की सरकार, तो मतलब वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और ये तो आप दहशतगर्द पैदा करेंगे। बात उभर रही है, राकेश कपूर साहब ये मतलब हुआ ना इसका। बीजेपी की सरकार में डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। कर्नाटका में देखा किस किस्म के हालात बने, अभी खतरे में हुई है सर। 3 साल से सब कुछ सही चल रहा था। जब जम्मू कश्मीर की आवाम खतरे में थी तब आपको ठीक लग रहा था सब कुछ। नहीं, 3 साल लगता है में कि चल रहा था, वो आपके महाजन सामने जी है। की बात कितनी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने है। सच है, और जिन मुद्दों को लेकर मैं समझता सच है हूं कि बीजेपी ने सरकार से पूरा अपराध सच किया नहीं है, वो क्योंकि बात उसकी उनको वजह ये है अपने कि अच्छा सुनिए अब सुन लीजिए सर, जम्मू से सुन लीजिए जितने भी महाजन MLA साहब। थे वो सब मंत्री थे। ये जवाबदेही उनकी बहुत बनती अच्छी है। बात। ये हमारी जवाबदेही सुन नहीं लीजिए बनती। सुन लीजिए जिस वजह से हाँ उन्होंने वो आपके ऊपर डालेंगे, आप उनके ऊपर डालिए। ये मैं देखिए, समझता हूं, जिम्मेदारी- responsible। जी। मुझे आज भी याद है ठीक है। कि जब मुफ्ती साहब बोलिए। चीफ मिनिस्टर थे, समीर, एक मेरी सेकंड के लिए अरे मैं बीच में महाजन आ साहब सकता चुप हो जाए कीजिए बोलने के बाद निर्मल प्लीज। सिंह, उनको कहा था निर्मल सिंह जी ये जितने जी भी डेवलपमेंट महाजन साहब की आवाज डाउन कीजिए प्लीज, उनको लगता है आवाज नहीं जा रही। बोलिए राकेश कपूर साहब। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी जो चीजें जो हैं वो एक अवसर भी मौका भी देती है। अब जब सन 74 में इंदिरा जी ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया था जी, तो तब ऐसे हालात तो नहीं थे निश्चित रूप से, लेकिन जो दक्षिण कश्मीर है जहां पर पीडीपी सबसे ज्यादा मजबूत है, जो महबूबा मुफ्ती का गढ़ है, जो महबूबा मुफ्ती का गढ़ है, वहां पर शेख साहब के साथी थे मिर्जा अफसल बेग और जमात इस्लामी। तो वो भारत विरोध में वहां पर कार्रवाई जो वो होती रहती जब तक शेख साहब जो नजरबंद थे। लेकिन शेख साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक समस्या पैदा हो गई थी कि इनका विरोध कैसे हो। उनका विरोध करने की राजनीति जो है वो अपने आप में बड़ी कमजोर थी। तो तब उस समय जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में थे और उन्होंने ये काम किया था। तो आज जो स्थिति वहां पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी मौका है कि वहां पर जब भी जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हैं वो ये बात कह रहे थे कि आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसा हल जो है वो निकाल करके कश्मीर के लिए रखा जाए। यहाँ पर ये बात देखनी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी गलती ना करे जो राजीव गांधी ने सन 84 में की थी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार तोड़ करके गुलाम मोहम्मद शाह जो बहनोई थे उनकी सरकार बनी थी, और वो 86 में भंग हुई थी। उसके बाद चुनाव हुए थे जिसकी तरफ इशारा किया है महबूबा मुफ्ती ने कि आप वोटों की चोरी ना कर लें। वोटों पर डाका ना डालें। पोल रिगिंग का एक मामला रहा है कश्मीर के अंदर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्या भूमिका थी। अब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शंकर ये भी कह रहे थे कि सन 84 में वो पर्यटन मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में। उसके बाद 89 में वो गृह मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में। हुआ क्या, उनकी बेटी को अगवा किया, हुआ क्या, उसके एवज में कितने आतंकवादी छोड़े। आतंकवाद की शुरुआत वहां से होती है। हमें इन सारी चीजों को, नाउ दिस इज द गोल्डन चांस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल इसी पर आते हैं सोल्यूशन की तरफ। कपिल काक साहब, आपने भी माना है कि खतरा कहीं ना कहीं बढ़ा है। दें और बातचीत करें। आप अब होना क्या चाहिए उस खतरे को कम करने के लिए? समीर में एक पॉइंट कंप्लीट कीजिए जल्दी से। पॉइंट कहना चाहता हूं। आप बात तो करें, आप बताएं ना। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? आप क्यों डंडा उठाए हुए हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात नहीं करेंगे? अगर नहीं बात करेंगे कर दीजिए उसको बैंड। आप बैंड भी नहीं करेंगे, एनआईए उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, जांच भी कर रही है। लेकिन बताइए, वो तो एक वैध संस्था है अभी तक, तो आप उससे बात उसके कई लोग अंदर हैं, कई लोग सलाखों के पीछे हैं, बस ये फर्क आया। ठीक है काक साहब, सोल्यूशन देखिए, इस पे कोई आउट ऑफ बॉक्स में तनवीर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं को आउट ऑफ बॉक्स कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं जी। पहले मरकजी सरकार को ये मानना है कि कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है, उसका एक सियासी हल ढूंढना है। तो वो ढूंढना नहीं चाहते,
ना तो वो मानने के लिए तैयार है कि ये एक सियासी मसला है। तीसरी बात, अगर ये दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुफ्तगू की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग आप किससे करेंगे? आप मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके साथ, सबसे ज्यादा आपके जो रेजिस्टेंस लीडरशिप है। आप यहाँ पे हिंदुस्तान में एक तरह का माहौल पैदा हुआ है कि हम हुर्रियत के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, मगर हुर्रियत जो इस वक्त है इतने सालों से वो नुमाइंदे हैं उस नाराजगी से, उस नफरत के, उस रेजिस्टेंस के, और युवाओं और नौजवानों को किसी कहीं लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आम कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर भी रही है या नहीं कर रही है, यह भी तो अपने आप में सर एक बड़ा सवाल है, या सिर्फ वो पाकिस्तान का हुक्म बजा रहे हैं? नहीं समीर, इस पे कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का हुक्म मानते, इसमें भी कोई शक नहीं। पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है, जैसे हमारे एक मित्र ने कहा है। ये मत बोलिए, हम ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला अटूट अंग है, मगर पाकिस्तान के साथ आप शिमला एग्रीमेंट करके आए हैं। वाजपेयी साहब वहां गए 2004 में, आपने अनाउंसमेंट की है कि हम मसले का ढूंढेंगे। अगर ये आप पब्लिक में कहते हैं और फिर कहते हैं अटूट अंग है, तो लोग जो उस पर क्या होता है, भरोसा कम होता है। समीर साहब, जो मेरे मित्रों ने यहाँ कहा है, उसको भरोसे के बढ़ाने के लिए हम यहाँ हिंदुस्तान में सारा जमहूरियत सेलिब्रेट करते हैं। आपने जमहूरियत को कश्मीर में बिल्कुल गला घोटा हुआ है। मैं खुद उसको मैं देख रहा हूं पिछले 15 साल से, जहां बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। कह रहे हैं कि यहाँ सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स यूनियंस हैं। कश्मीर की वादी में कोई स्टूडेंट यूनियन हो ही नहीं सकती। आप घर से निकलिए, आपको 4 लोग रास्ते में रहेंगे, सब रोकेंगे कि आप कार्ड दिखाओ, कहाँ के हो, नाम क्या है। वो स्कूल जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, दुकान खोलने जा रहा है, वो जमहूरियत का गला घोंटना नहीं है। तो फिर मुझे बताइए क्या है फिर? ठीक है, इफ्तिखार मिसगर साहब इससे इत्तेफाक रखते हैं। आखिरी में मैं कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि आप मरकजी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ठीक है, ठीक है। इसमें 2 चीजें बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। एक पहला है कि प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम ने खुद कहा है, हम कश्मीरियों के साथ बोली से और गोली से नहीं करेंगे, मगर इस वक्त सिर्फ गोली से बात हो रही है। जो इस वक्त गुफ्तगू है, एक तरफ से हमारे पैलेट गन का और दूसरी तरफ एक पत्थर का, यही डायलॉग है। क्योंकि रमजान में सीज फायर करके भी देख लिया सर, मगर उसका भी हल नहीं निकला। मगर समीर, यही मैं कहना चाह रहा हूं, रमजान सीज फायर आपने कोई तैयारी की? आपने वजह बताई क्यों कर रहे हैं? अगर किया है, लागू किया है, वहां पे आपने राहत दे दी सारे जो आम शहरियों की। जो हमारी कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी 0 थी, लास्ट हफ्ते में 2 लगे, और उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया। नहीं जी, अब लागू करेंगे फिर से। तो एक तो बताइए आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। वक्त खत्म हो रहा है। इफ्तिखार मिसगर साहब, क्या कंफ्यूजन है क्या पॉलिसीज में? देखिए, कश्मीर में ये और ये ऑन ग्राउंड भी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। जहां तक यहाँ पे पैनलिस्ट ने बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी सबने अपनी अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है और जहां मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ का बस्की हूँ, जब तक दिल्ली सीरियस नहीं होगी कश्मीर मुद्दे पे बात करने के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सरकार गिरे ना गिरे उसका कोई परवाह नहीं, पीडीपी रहे ना रहे इसका कोई परवाह नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको दिल जीतने का भी कोई परवाह नहीं। आप कैसे दिल जीतेंगे? 2 लाख लोगों ने अपने जानों का कुर्बानी देके आप आज उनको नहीं कह सकते कि आओ जी वोट डालो। और मैं आपको एक कड़वा सच बोलूंगा, आप लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जिनके साथ 5% लोग हैं, उनके साथ आप बात करने को तैयार नहीं जिनके साथ 90% लोग हैं। आपको कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और कश्मीर मसले पे बात करनी होगी, जिसकी पार्टी पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है और कश्मीर के लोग भी है। तब तक आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिसगर साहब। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है और लबोलुआब यही निकल कर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने की जरूरत है, जो भरोसा पीछे छूट रहा है उसको वापस लाने की जरूरत है। और प्रेम शुक्ला साहब, ये मैसेज आपको आगे तक पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाना है, हुकूमत तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्द से जल्द कश्मीर में हालात बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।